नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को करते हैं। आइए जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, ठीक ना। और एकदम शानदार प्रश्नों की श्रृंखला आज आप सबके पास शुरू होगी, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से सभी लोग आ जाइए और आपको एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आपको कौन सी फसल आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है, राई या सरसों? सरसों आपको पता ही है। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? नंदनगढ़ अभिलेख। आपको टेलीस्कोप की खोज किसने की? गैलीलियो के द्वारा। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मोकली पुत्र गोशाल जो था यही था। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। आपको चचाई जलप्रपात रीवा में है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपसे संबंधित हैं और यही प्रश्नों के एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो एक बार आप सबसे विनम्र निवेदन है, सभी लोग जल्दी से सभी को शुभ संध्या भैया। सारे लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से गुड इवनिंग। सारे लोगों को जल्दी से फटाफट आप सब लाइव आ जाइए, ठीक। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बिल्कुल इजी प्रश्न है। सरोजनी नायडू जी हैं, विजया लक्ष्मी पंडित है, श्रीमती एनी बेसेंट है, श्रीमती गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थे? तो आपको जो है श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। और कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। यानी श्रीमती एनी बेसेंट ने कलकत्ता में अध्यक्षता की। जबकि प्रथम भारतीय महिला पूछे तो प्रथम भारतीय महिला आपको जो है सरोजनी नायडू है। भारतीय महिला ये पूछे तो सरोजनी नायडू है और ये 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। और कलकत्ता अधिवेशन श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये पहली महिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत होती है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। आपको चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चचाई जलप्रपात आपको रीवा में, गुना में, झाबुआ में या शहडोल में, ये सब के सब जिले जो है ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। और रीवा जिले में चचाई जलप्रपात आपको स्थित है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो बीहड़ नदी पर आपको जो है बीहड़ नदी पर आपको स्थित है। बीहड़ नदी पर स्थित, ठीक ना। बीहड़ नदी पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई पूछे कि ऊंचाई कितना है? तो 130 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको जो है माना जाता है। ऊंचा जल प्रपात ये आपको इस प्रश्न का ये जवाब हुआ। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिए, ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? वैसे आप सबको बता दूं ग्रीनलैंड है कहां? तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका में है, ठीक ना। ये आपको जो है ये है कहां? तो ये उत्तरी अमेरिका का भाग है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग माना जाता है। और किसमें है? तो आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में आपको यह स्थित है, ठीक ना। ये बातें हुई। और इस पे वर्तमान में राजनीतिक कब्जा किसका है? तो राजनीतिक अधिकार जो है ये राजनीतिक अधिकार किसका है? तो पुर्तगाल डेनमार्क का आपका राजनीतिक अधिकार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आपको द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप, ठीक। तो ये बातें भी आप लोग देखते चलिएगा। और ये महत्वपूर्ण बातें आपको जो है राजनीतिक कब्जा डेनमार्क का है। ये सारी बातें आप सबके लिए है और जानते चलिए। नेक्स्ट देखिए, कन्याकुमारी से सटे पहाड़ी कौन सी है? कन्याकुमारी भारत का आपको सबसे
भारतीय तट से सटा सबसे अंतिम भाग आपको कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी से आपको प्रश्न बनता है कि कौन सी पहाड़ी आपको सटी है, अन्नामलाई की, नीलगिरी की, कार्डेमम की या सेवराय की। तब बताइएगा कार्डेमम की पहाड़ी जो है यही आपको कन्याकुमारी से सटा हुआ आपको माना जाता है। कार्डेमम पहाड़ी के दक्षिण में नागरकोयली आपको जो है नागरकोयल की पहाड़ियां स्थित हैं। ये आप कर सकते हैं। कार्डेमम पहाड़ी के दक्षिण में यानी और दक्षिण में आपको जो है नागरकोल नागरकोल की पहाड़ियां, ठीक ना, की पहाड़ियां आपको स्थित है। ये कार्डेमम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये आपको अन्नामलाई का ही भाग माना जाता है, ठीक ना। ये बातें आप सब याद किए रहिए। क्षेत्रफल के क्रम में भारत से 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पे है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है और तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है, पांचवें पे आंध्र प्रदेश है। ये बातें भी आप लोग जो है याद करे रहिए, देखते चलिए, जानते चलिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं तो प्रथम 3 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको ये पढ़ेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते। अभी ऑर्डर करें अपने सार्वजनिक बुक स्टॉल से और आपको जो है कि अपने नजदीकी बुक स्टोर से आप इसे जो है कि मंगा सकते हैं। फॉर होम डिलीवरी भी आपको सुविधा मिलेगी। 700077373525 पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे एल्कीन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। एल्कीन के नाम से जो 2 परमाणुओं से द्विबंध आकृति में जुड़े होते हैं उसे एल्कीन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको जो है ये कहां पाया जाता है? तो ये आपको क्या ज्वालामुखी के उद्गार के समय, ज्वालामुखी के उद्गार में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और पाचन क्रिया में यह सहायक होता है, ठीक ना। पाचन क्रिया में आपको सहायक माना जाता है, क्रिया में सहायक होता है। साइट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहां पाया जाता है? तो चना के साग में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और उसके साथ साथ सलजम नाम सुने होंगे, सलजम में भी आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरके में पाया जाता है, ये एसिटिक अम्ल, ठीक ना। तो इस तरह से आप सब देखें। नेक्स्ट देखिए, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से आपको कौन सा उत्तरदायी होता है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। तो जीव कोशिकाओं के आनुवांशिक लक्षण में, यानी आनुवांशिक लक्षण का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आपको सिम्टम्स जाते हैं, ये आपको किसकी सहायता से? तो यही आपको डीएनए आपको काम करता है, ठीक ना। वैसे आप सबको बता दें डीएनए के विषय में, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपको डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ठीक ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के नाम से इसे डीएनए को कहते हैं। इसकी द्विकुंडली सिद्धांत को किसने दिया? द्विकुंडली सिद्धांत आपको जो दिया गया वह आपको किसने दिया? तो द्विकुंडली सिद्धांत को देने वाले वाटसन एंड क्रिक थे। वाटसन एंड क्रिक, इन्हीं के द्वारा आपको दिया गया।
और साथ साथ ही डीएनए की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो डीएनए की खोज कर्ता के विषय में आप जब जानोगे तो डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मीशर के द्वारा किया गया था। फ्रेडरिक मीशर ने इसकी खोज की थी ये बातें, और लगभग 1869 ईस्वी में इसकी खोज शायद की थी। ये देख लीजिएगा 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मीशर के द्वारा किया गया था। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजेन के रूप में। तो यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो होती है ये ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होती है। किसके रूप में, तो ग्लाइकोजेन के रूप में आपको जमा होती है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल आरा मक्खी की कीट से प्रभावित होती है, तो आरा मक्खी की कीट से प्रभावित होने वाला चना है, धान है, मटर है या सरसों या राई है, तो सरसों या राई जो है यही प्रभावित होता है। अब देखिए ये सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान, ठीक ना, उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तब बताएगा भारत में राजस्थान सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर माना जाता है। और आपको इससे संबंधित क्रांति यानी तिलहन से पीली क्रांति जो है, पीली क्रांति ये किससे संबंधित है, तो तिलहन के उत्पादन से, आपको तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, ठीक ना। ये बातें भी आप सब देखते चलिए, समझते चलिए, चीजों को बड़े ही आसानी से ये बातें हैं। नेक्स्ट, हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से नितिन सर ने पढ़ाया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी होगा, यही उम्मीद भी किया जा सकता है। हाल ही में किस स्थान पर पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट शुरू किया जा रहा है या किया गया है, किया जा नहीं रहा है, किया गया है, हो गया। आपको जमशेदपुर झारखंड में, जयपुर छत्तीसगढ़ में, पुणे महाराष्ट्र में या लखनऊ उत्तर प्रदेश में, तब इस प्रश्न का जवाब है जमशेदपुर झारखंड में आपको जो है इसकी शुरुआत की गई है। जमशेदपुर झारखंड, जमशेदपुर को आपको इस्पात नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, इस्पात नगरी के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम लोग भारत का आपको जो है इस्पात भारत का बड़ा अच्छा है, डिट्राइट टू आपको प्रीतम भारत का, चलिए देखते हैं। ये आपको जो है कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आपको जो है कि जमशेदपुर और महत्वपूर्ण बातों में इसके यहाँ पे टिस्को TISCO टिस्को की स्थापना कब की गई थी, तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा के द्वारा इसके स्थापना की गई थी, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको जो है आप सबके लिए ये महत्वपूर्ण बातें मानी जाती है, बताई भी गई, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2022 को BR अंबेडकर की जयंती को समता दिवस के रूप में आपको मनाने की घोषणा की है, तब नई दिल्ली की सरकार, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की या मध्य प्रदेश की, तब आप बताइएगा कि तमिलनाडु की सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि आपको BR अंबेडकर के जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक ना। समता दिवस के रूप में BR अंबेडकर के जयंती को मनाने का आपको निश्चय किया गया है। हाल ही में किस स्थान पर कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े आपको के प्रमाण मिले हैं, तो ये पत्थर के घड़े जो कि अब तक
वहां पाषाणिक काल के विश्व के सबसे बड़े घड़े प्राप्त हुए। ये असम से, कर्नाटक से, लद्दाख से या मध्य प्रदेश से? तो इसका जवाब होगा असम से आपको जो है प्राप्त हुआ है। कहां से? असम से। नेक्स्ट देखिए, 2026 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? न्यूजीलैंड कर रहा है, या ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, या संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों के अध्यक्षता 2026 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए, कोटेश्वर बांध निम्न में से किन नदियों में से किस पर बनाया गया है? कोटेश्वर बांध पूछ रहा है आपसे। मेलंगाना नदी पर, भागीरथी नदी पर, अलकनंदा नदी पर, या मंदाकिनी नदी पर? किस नदी पर आपको बनाया जा रहा है? ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आप सब मजा नहीं दे रहा है बच्चा, ठीक ना? जो भी कहिए, मजा नहीं देता तो दिल भी बड़ा एकदम से दुखी हो जाता है, ठीक। इतना चिल्ला के इतनी बातों को बढ़ाने के बाद भी आप सब जो है क्या बोले? भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी नदी पर आपको जो है के बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट, यूपी ट्रिपल एस से वीडियो शानदार तरीके से ग्राम विकास अधिकारी का बैच संचालित हो रहा है। साथ ही साथ सुपर टेट के भी बैच आपको जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था की ओर से चल रहे हैं। नेक्स्ट, राज्य की विधानसभा के 17 अवसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? यानी संसद जब विश्रांति काल की अवस्था में होते हैं तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश आपको किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश प्रख्यात करता है। लेकिन जब केंद्र की बात आएगी तो केंद्र में आपको जो है आर्टिकल अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यात करता है। तो ये बातें आप सबके लिए दोनों बातें हुई कि केंद्र में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत आपको जो है अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति दिया गया है। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? इंदिरा सागर बांध, या सरदार सरोवर बांध, गांधी सागर बांध, या भाखड़ा नांगल बांध? तो इस प्रश्न में आप लोग बता सकते हैं कि आपको जो है चंबल नदी पर आपको गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर है। बाकी भाखड़ा नदी पर सतलज बांध है, सतलज बांध ये आपको किस पर है? तो भाखड़ा पर है। सरदार सरोवर जो है ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर, ठीक ना। और वही इंदिरा सागर बांध भी आपको नर्मदा नदी पर ही है। ये दोनों मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर, और नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश का खंडवा जिला जो है वहीं पर आपको जो है ये इंदिरा सागर बांध है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। अपेक्षित घनत्व किसमें? थर्मामीटर में, लैक्टोमीटर में, ब्यूरोमीटर में, या हाइड्रोमीटर में? तो लैक्टोमीटर से आपको दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर से आपको जो है ये तरल पदार्थों का विशिष्ट घनत्व ज्ञात किया जाता है, और थर्मामीटर से आपको तापमान ज्ञात किया जाता है, शरीर का ताप जो है ये आपको ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ये नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान जो है संस्थान ये कहां है? तो नई दिल्ली में है। जब वाराणसी में आएगा तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक ना, भारतीय सब्जी अनुसंधान, सब्जी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको आएगा। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपको, और लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। कहां है? तो लखनऊ में शुगर केन
ये जो है आपको संस्थान कहाँ है, सुगर माने चीनी और सुगर केन माने गन्ना को बोलते हैं, ठीक है ना। ये बातें भी याद किए चलिए। नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु किस अखबार को निकाला गया? युगांतर, देशभक्ति, केसरी या क्रांति? तो युगांत देशभक्ति केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 ईस्वी में आपको जो है किया गया। ये केसरी था और ये आपको किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में यह प्रकाशित होता था, ठीक ना। और एक मराठा भाषा में और एक था इनका समाचार पत्र मराठी। ये इसका प्रकाशन भी 1881 ईस्वी में ही करते हैं और ये आपको अंग्रेजी भाषा में जो है किया जाता है। बीजी तिलक जो है ये पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति, ठीक है ना, प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। यहीं पे आप युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ये वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया जाता है, भूपेंद्र नाथ दत्त। और वरिंद्र कुमार घोष जो थे यही युगांतर नामक समाचार पत्र का वारिंद्र घोष के द्वारा आपको शुरू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजस्व लेखपाल शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए जरूरी है और आप सब अपने भविष्य को सुनिश्चित करिए, आगे बढ़ते चलिए। इन्हीं कामनाओं के साथ हम सबकी दुआएं आपके साथ बनी रहेंगी। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पहली बार कब लड़ा गया था? 1962 में, तो चीन का आक्रमण था, ठीक ना। और आपको 1965 ईस्वी में ये पहला था और ये सेकेंड बार यानी पाकिस्तान के साथ दूसरी बार आपको जो है सेकेंड टाइम जो है ये युद्ध लड़ा गया था। तो इस तरह 1965 ईस्वी में लड़ा गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री आपको कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा नारा लगाया जाता है। अरावली और मध्य विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये अरावली के बीच कौन सा? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय भारत का पठार? तो मालवा का पठार जो है यही स्थित है। और एक तरह से कह सकते हो मालवा का पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मालवा का पठार जो है ये आपको काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के लिए यह प्रसिद्ध है, मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। और मालवा के पठार में आपको सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये बात भी याद रखिएगा। और मालवा के पठार की प्रमुख नदियां जो हैं, प्रमुख नदियां ये आपको चंबल है, चंबल, बेतवा, सिंधु, ये वो वाला सिंधु नहीं, एक छोटी सी सिंध नदी भी, कहीं कहीं सिंध लिखा है, सिंधु न लिखिए, सिंध नदी आपको जो है ये है। और चंबल नदी जो है ये भी बता दे कि यह सबसे ज्यादा अवनालिकाओं का निर्माण करती है, ठीक ना। अवनालिकाओं का सर्वाधिक निर्माण जो है इसी के द्वारा किया जाता है। और आपको चंबल जो है बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, ये बीहड़ समझते हैं क्या होता है? बीहड़ का मतलब है प्रसिद्ध है। ये आपको बीहड़ का अर्थ है कि ये आपको
पठारीय क्षेत्रों से होकर बहती है और पठारीय क्षेत्रों पर आपको पत्थर है, ठीक ना, पठारीय क्षेत्र जो है उस पे पत्थर है और जब बहती है तो इसके दोनों सिराओं पे आपको पानी खूब बहता है, बीच में गहरा है दोनों सिराओं पर और 12 महीने दोनों सिराओं पर पानी बहने के कारण यह भीषण जंगल, घनघोर जंगल हो जाता है जिसे बीहड़ शब्द कहकर संबोधित किया गया है। ठीक, तो ये प्रमुख बातें हुई। नेक्स्ट, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? आपको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, भैया ये आप सब ऐसे लिखोगे ना बार बार तो ये सही नहीं है, ये डिग्री या तो ऊपर लगाना सीख लीजिए सभी लोग जो बनाते हैं, ठीक, ये डिग्री लगाना सीख लो भैया, ठीक, ये काम देगा। और ये आप सब डिग्री लगाना, ये 0 लिख देते हैं कई बार, ये डिग्री लगाइए सही से, ठीक, तो ये डिग्री आपको जो है ये 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सा है? भूमध्य सागर है, ठीक ना। मकर रेखा दक्षिण में है, ये दिखा देते हैं अभी मैप पर, और उत्तर में कर्क रेखा है, ठीक, कर्क रेखा। तो भारत के बीचों बीच होकर कर्क रेखा गुजरते हैं, यही आपको पृथ्वी है, ये सबको पता है। ये बीचों बीच भाग में पृथ्वी को कौन विभाजित करता है? तो 0 डिग्री ये विषुवत रेखा कहलाता है बच्चा, ठीक ना, विषुवत रेखा, विषुव रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षा, 23.5 डिग्री दक्षिण को आपको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस पर कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच यह चीरती है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया को यह आपको, वही 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो है ये कौन सी है? तो कर्क रेखा है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। कुल भारत के 8 राज्य जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका एक ट्रिक भी है, मित्रों पे गमछा झार, ठीक ना, मित्रों पर गमछा झार, ये याद कर लीजिएगा, झा से झारखंड, इससे क्या हुआ? झारखंड, ठीक ना। आपको 6 से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपको हुआ, म से मध्य प्रदेश हुआ, ज से गुजरात हुआ, ठीक ना, र से राजस्थान हुआ बच्चा, और प से पश्चिम बंगाल हुआ, ठीक ना, पश्चिम बंगाल हुआ, और त्र से त्रिपुरा हुआ, और म से मिजोरम हुआ। तो ये आपको मिजोरम, ये मित्रों पे गमछा झार जो है ये इतने राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक। तो ये प्रमुख बातें आप सबके लिए है, समझते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज्य के शासन काल में आया था? तब फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है ये देवराय प्रथम के या कृष्णदेवराय द्वितीय या कृष्णराय द्वितीय, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो है ये भारत के यात्रा पर आया था। लगभग 1442 कहीं लिखा है, कहीं 43 ईस्वी में अब्दुल रज्जाक जो है फारस के शासक, फारस के शाह शाहरुख का प्रतिनिधि बनकर आया और विजयनगर साम्राज्य के भूरे प्रशंसा की थी। कृष्णदेवराय जो था ये संगम वंश का शासक था, देवराय द्वितीय संगम वंश का शासक माना जाता है। इसकी शासन काल की यदि बात की जाए तो शासन काल इसका 1400 आपको जो है कि 14 से लेकर इसका शासनकाल आपको 1424 से लेकर 1446 ईस्वी तक, 1424 से 1446 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक। तो ये प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट देखिए, तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस राज्य के स्थापना हुई? तो तैमूर जो कि आपको फरगना का शासक था, इसका आक्रमण की बात की जाए तो इसका आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में आपको इसका आक्रमण हुआ था, ठीक ना, 1398 में आक्रमण हुआ, ठीक।
तैमूर का आक्रमण। अब देखिए, अब उस समय दिल्ली में कौन सा वंश था? तो उस समय तैमूर वंश, उस समय तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश का शासन था और नासिरुद्दीन महमूद जो था, ये महमूद तुगलक, ये अंतिम शासक था। लेकिन इसके जाने के बाद आपको सैयद वंश के स्थापना हुई। सैयद वंश के स्थापना कब हुई? तो स्थापना जो है ये 1414 ईस्वी में आपको जो है इसकी स्थापना हुई और 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक आपको जो है कि इसका शासन रहा। इसके संस्थापक कौन था? संस्थापक तो खिज्र खां का नाम सुने होंगे, खिज्र खां, ठीक है ना? खिज्र खां यही संस्थापक था। इसका शासनकाल भी बात किया जाए तो 1414 से लेकर 1400 आपको 20, कहीं कहीं 21 भी लिखा है, 20 ईस्वी तक इसने शासन किया। लगभग 6 वर्षों तक इसका शासन रहा। इसने आपको कभी भी राजा की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि इसकी उपाधि क्या थे? तो रैयत ए आला, रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि इसके द्वारा धारण किया गया। ये प्रमुख बातें हुई थे। और इसने तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में तैमूर की सहायता भी इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी शानदार तरीके से आप सबको श्रृंखला पढ़ाई गई है और साथ ही साथ यूपी टेट का भी बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित एक संस्था है। किसके? मानव के अधिकारों से संबंधित। इसकी स्थापना जो है 1961 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय आपको लंदन में है, ठीक ना? मुख्यालय आपको लंदन में इसका मुख्यालय है। यही महत्वपूर्ण बातें आप सब देखते चलिए। संसार में सबसे बड़े नहर कौन से है? वोल्गा है, बिलोय मोटर बाल्टिक है, स्वेज है, ग्रैंड चाइना नहर है। तो स्वेज नहर जो है ये दुनिया का सबसे लंबा नहर है। देख भाई, इसकी लंबाई के विषय में आपको जगह जगह पे अलग अलग मिलेगा। कई किताबों में जो मैंने पढ़ा वह आपको 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन आजकल कुछ गूगल और विकिपीडिया में आप देखोगे तो 193.3 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलेगी, ठीक ना? ये स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। लाल सागर से आपको सागर से जोड़ने का काम कौन करता है? तो इसके द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बातें ये भी है कि इसके बनने से ब्रिटिश काल में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी जो थे ये कम हो गई थी। कितने? 7000 किलोमीटर के दूरी जो थे उनको यात्रा करने में जो समय लगता था वो काफी समय कम हो गया था इस नहर के बनने से। वैसे इस शहर के निर्माण में आपको जो है फेडरिक नामक एक जो थे फ्रांसिस फर्डिनेंड के द्वारा यह आपको जो है निर्माण किया जाता है। यानी इसका निर्माण कब होता है? तो 1859 ईस्वी में फ्रांसिस फर्डिनेंड, ठीक ना? फ्रांसिस फर्डिनेंड के द्वारा आपको जो है फर्डिनेंड के द्वारा इसका आपको निर्माण किया गया। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1956 ईस्वी में मिस्र के राष्ट्रपति नासिर हुसैन के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक ना? नासिर हुसैन के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये बातें आप सब लर्न करते चलिए, ठीक ना? ये विवाद था, फ्रांस और ब्रिटेन आपस में अधिकार को लेकर युद्ध कर रहे थे। ऐसे स्थिति में आपको 1956 ईस्वी में मिस्र के राष्ट्रपति नासिर हुसैन ने इसका राष्ट्रीयकरण किया।
नेक्स्ट, आपको निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो वह अमेजन है, नील है, कांगो है, ओरिकोनो है। तो कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। जबकि आपको कौन सी आपको जो है कि लिम्पोपो लिम्पोपो नदी जो है ये किसे, तो मकर रेखा को 2 बार, मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार, ठीक ना। वहीं पे माही नदी जो है, भारत की माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ये बातें भी आप सब जानते चलिए, समझते चलिए। ये आपको कांगो नदी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी नौगम्य नदी की सबसे बड़ी नौगम्य नदी मानी जाती है। और साथ ही साथ ये आपको अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की दूसरी, नील के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी जो है, सबसे लंबी नदी आपको है, ठीक। तो ये बातें भी जानते चलिए, देख ही रहे, समझ भी रहे होंगे आप सब। आंसुओं का दरवाजा किसे कहते हैं? तो अबरदीन स्कॉटलैंड में, बाब अल मंदब जेरूसलम में, प्रेयरी ऑस्ट्रेलिया में, या पामीर एशिया में। तो पामीर के पठार को विश्व का छत बोलते हैं, विश्व का छत बोला जाता है। प्रेयरी के घास मैदान को विश्व की रोटी की डलिया बोला जाता है, रोटी की डलिया के नाम से जानते हैं। और बाब अल मंदब जो है जेरूसलम, इसे ही आप क्या कहते हैं? तो आंसुओं का दरवाजा कहा जाता है। बात है जेरूसलम की, तो जेरूसलम को पवित्र भूमि के नाम से भी जेरूसलम को जाना जाता है। जेरूसलम या इजराइल की राजधानी भी है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम को माना जाता है। जेरूसलम में 3 धर्मों के उत्पत्ति आपको यहीं पे मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है 3 धर्मों का पवित्र स्थल यहां स्थित है। कौन कौन? तो ईसाई, ठीक ना, ईसाई, आपको मुस्लिम और यहूदी, इन 3 धर्मों के आपको उत्पत्ति स्थल माना जाता है इसे। नेक्स्ट देखिए, मैरियाना ट्रेंच क्या है? तो मैरियाना ट्रेंच जो है गोल्डन गेट का नगर है, सबसे बड़ी झील है, नक्षत्रों का समूह है, महासागरों का आपको गहनतम भाग है। तो ये महासागरों का गहनतम भाग है। ये आपको कहां है? तो प्रशांत महासागर में है। कहां पे? प्रशांत महासागर में आपको स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है, जो फिलीपींस के समीप है। कहां पे? फिलीपींस के समीप आपको स्थित है मैरियाना ट्रेंच। ये दुनिया का सबसे गहरा गर्त माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, यूपी वर्दी आप सबके नाम और 500 से अधिक वीडियो लेक्चर, ई नोटबुक, पीडीएफ, सारी चीजें आप सबके लिए है। राजस्थान में माउंट आबू पर्वत या दिलवाड़ा का मंदिर किस लिए विख्यात है? इसे आपको बिमल शाही मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बिमल शाही मंदिर के नाम से जानते हैं। ये बिमल शाह, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माता बिमल शाह था, ठीक ना, विमल शाह था। और विमल शाह क्या था? तो यह आपको विमल शाह भीम प्रथम का मंत्री था और इसी के द्वारा आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण किया जाता है। यह दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये वृषभ देव को समर्पित है, वृषभ देव
को समर्पित है, ठीक ना। और बाद में सभी जैन आचार्य तीर्थंकरों के यहाँ पे आपको मिलते हैं, तो ये जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु आपको प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक। तो ये बातें हुई। लगभग 11वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया था और 1031 ईस्वी में भीम प्रथम के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो रमन इफेक्ट जिसके खोज इन्होंने 1928 ईस्वी में की थे, इसी के लिए उन्हें 1930 ईस्वी में आपको भौतिक का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। और भौतिक का नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय जिन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था। साथ ही साथ सीवी रमन के जन्म दिवस पर ही 28 फेब को आपको जो है भारतीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय विज्ञान दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है। ये बातें भी आप सब याद करते चलिए, जानते चलिए किसके लिए दिया गया था इन्हें, तो रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए आपको जो है प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार आपको दिया गया था। ये प्रमुख बातें हुई। नेक्स्ट देखिए, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? न्यूटन ने, जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने या गैलीलियो ने? तो गैलीलियो के द्वारा ही दूरबीन का आविष्कार किया जाता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया, का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया। और गैलीलियो कहां का रहने वाला था? तो यह इटली का रहने वाला था। कुछ जगहों पे ग्रीस या यूनान भी मिलेगा। यूनान का ये जन्म लेने वाला यूनान का नहीं था, इसका जन्म इटली में हुआ था, ठीक ना। और आपको इसी के द्वारा पहली बार आपको जो है कि बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड, ठीक ना, गैनीमेड की खोज जो है ये इसी के द्वारा आपको किया जाता है। कई आपको है, गैनीमेड ही भर नहीं है, यूरोपा है, गैनीमेड है, ये सबकी खोज जो है यूरोपा इसकी भी खोज लगभग आपको 1609-10 ईस्वी में आपको इसकी खोज की जाती है। कार में बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, ठीक ना। ये साइंस के जो विद्यार्थी नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स साइड के हैं और पल्ले उनको नहीं पड़ता होगा। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति मिलती है? इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी या नंदनगढ़? तो नंदनगढ़ अभिलेख पर आपको जो है मयूर की आकृति प्राप्त होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आप सबके लिए सुनहरे भविष्य के लिए यह काफी लाभदायक भी सिद्ध होगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा जो है इसी की रचना आपको गुलबदन बेगम, नूर जहां, सलमा खां या आप आगा या इनमें से कोई नहीं, तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई है। और हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने बताया है कि आपको इसके दो भाग हैं। पहले भाग में आपको बाबर की चर्चा है, दूसरे भाग में हुमायूं की चर्चा है। और पहले भाग में यह बताया गया है कि इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को किस तरह से विष देकर मार दिया था, ये आपको ये जानकारी मिलती है। ये गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां, वकारुल आगा खां, सर सैयद अहमद खां? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा है आपको जो है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत हुई। आप सबको बता दें कि जिस तरह भारतीय समाज सुधारकों में, हिंदू समाज में आपको राजा राम मोहन राय का योगदान है, ठीक उसी प्रकार आपको मुस्लिम समाज में आपको अग्रगण्य भूमिका सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में आपको जो है कि अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, ठीक ना। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की कॉलेज। और यही बाद में आपको अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक ना,
विश्वविद्यालय के नाम से परिचित हुआ, मतलब जाना गया। 1922 ईस्वी में शायद इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया था। आगा खान ने और कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे इनके द्वारा है 1865 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी, 1865 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, आपको सोसाइटी की स्थापना गाजीपुर में किया गया था। कहां पे? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर में किया गया था। इन्होंने 1857 की क्रांति पर आपको प्रथम पुस्तक लिखी थी, 1857 की क्रांति पर असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद, बगावत ये हिंद नामक आपको पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। उस समय ये लेखपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, मॉन्टेग्यू घोषणा कब की गई? तो मॉन्टेग्यू घोषणा आपको 20 अगस्त 1917 ईस्वी को भारत सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई। ठीक है ना, मॉन्टेग्यू के द्वारा आपको मॉन्टेग्यू घोषणा की गई, जिसे हम सब अगस्त घोषणा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त घोषणा के नाम से भी इसे जानते हैं। और ये उदारवादियों के लिए बड़ा ही आपको भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला था। इसे भारत के में उत्तरदायी शासन के लिए यह आपको आया था। भारत में उत्तरदायी शासन, ठीक ना, उत्तरदायी शासन के लिए यह अधिनियम आया था, शासन के लिए ये अधिनियम आया। ठीक, तो ये प्रमुख बातें हुई। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रमुख महत्वपूर्ण नारा क्या था? ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं देंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, भारतीय नागरिकों को संगठित करेंगे या जालियांवाला बाग घटना की बदला लेंगे। तब इस प्रश्न के अनुसार जो था, ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग का अर्थ ही होता है यही। और असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई। ठीक है ना, गांधी जी का यह प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन जो है, जन आंदोलन गांधी जी का था। ठीक ना, आंदोलन गांधी जी का था। ठीक, गांधी जी का था। ये बातें भी आप जो है याद किए रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए। नेक्स्ट, नील के डेल्टा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो नील नदी में सर्वाधिक फसल कपास होती है। नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी आपको नील नदी मानी जाती है। लगभग इसकी लंबाई 7200 मीटर के लगभग इसकी लंबाई आपको मिलती है। आपको ये जो है ये कहां से निकलती है? तो आपको नीली नील जो है ये तान्या नदी से, झील से, और आपको जो है कि सफेद नील जो है विक्टोरिया झील से उद्गम होता है। ठीक ना, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। साथ साथ ही आपको महत्वपूर्ण, ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक, भूमध्य सागर में ये आपको गिरती है। ये महत्वपूर्ण बातें हुई। ठीक, इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, मिस्र का वरदान के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, वीडियो शानदार क्लासेस आप सबके लिए एकदम जबरदस्त तरीके से आया है और इसे जरूर परचेज करिएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति कैसी है? क्योंकि आपको जल्दी जल्दी क्लास है, ठीक ना, तो ये बताइएगा, ये वृत्ताकार है, अति परवलयाकार है, दीर्घ वृत्ताकार है या परवलयाकार? तो दीर्घ वृत्ताकार आपको है। नेक्स्ट देखिए, भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तब आप बताइएगा 2.4% जो है ये है। और विश्व में भारत का स्थान 7वें नंबर पर है। ठीक ना, 7वें नंबर पर आपको है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोध गया में बोधि वृक्ष कुछ किताबों में 5वीं पीढ़ी देता है, लेकिन इसको आयोग ने 6वीं पीढ़ी माना है। 6वीं पीढ़ी का यह वृक्ष जो है। ठीक, तो महात्मा बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह में किया जाता है? तो आजीवक संप्रदाय के आपको जो है कि
आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा किया गया था। इसमें आपको विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा, लोमहर्ष का गुफा, ये सारी चीजें आपको है। ये आपको बिहार के जहानाबाद जिले में लगभग गया से 24 किलोमीटर दूर बराबर की गुफाएं हैं। और ये आजीवक संप्रदाय का जन्मदाता जो है ये मोगली पुत्र जो है ये आजीवक संप्रदाय का जन्मदाता माना जाता है। आजीवक संप्रदाय प्रथम आपको जो है एक तरह से कह सकते हो पहला ऐसा है जो प्रकृतिवादी माना जाता है, प्रयोगवादी। ठीक, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मखली गोसाल जो था यही आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो इस तरह से प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, आप सबका दिन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।